चैंपियन, कैसे हैं आप सब? देखो, बीपीसी मेंस की बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन सिर के ऊपर है, नो डाउट इसमें। अब हमारे पास हार्डली 30 दिन बचा है, तो 4 दिन इधर उधर चला ही जाता है, और 2-4 दिन टेंशन में भी चला जाएगा, तो वो तो होना ही है। कभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में हो सकता है, कभी लंबा समय निकल जाए। और रहा सवाल री एग्जाम वाले, तो री एग्जाम हो गया तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और नहीं हुआ तो क्या हम तैयारी को रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं? नहीं, हम इसके साथ चलेंगे, क्योंकि आयोग ने अभी फिर से कैलेंडर इशू किया है, तो हम उसको सीरियसली लेंगे, हम उसको हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, पहले हम बात करते हैं आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल एक ही, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है? और दूसरा बात कि आपको मालूम है, गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहे हैं, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है कि अभी भी, एक मिनट, अभी भी 70-80% को इस आंसर राइटिंग की जरूरत है। आंसर राइटिंग इंप्रूव करने की जरूरत है। लिख के रख लीजिए, ये आंकड़ा 90 तक जा सकता है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। 70-80% को बहुत जरूरत है लिखने की। आपको पता है, इसमें वो भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनका आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया है, उनको लगता है नहीं। और इनमें वो बच्चे हैं जो घर में बैठकर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि हमारा आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया है। और हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट का जब लॉ लिया, यानी लाइव आंसर राइटिंग सेशन लिया, सारी कहानी बिगड़ गई, सब बिगड़ गया। सर ये टेंशन, वो प्रेशर, तैयार नहीं थे, फलाना ढिमाका, कई एक्सक्यूज, और क्वेश्चन क्या, एकदम बच्चों वाला। क्योंकि मैं जब पहली बार लॉ लेता हूं तो उसके अंदर क्वेश्चन कई बार तो स्टूडेंट की मर्जी का ही होता है। लॉ में ही पूछ लेते क्या लिखना चाहते हो, जो लिखना चाहते हो लिख लो, और अगर नहीं कंसेंट बनता है तो एक आसान सा सवाल देते हैं, बस टाइम बाउंड होता है, सामने में कैमरा ऑन होता है, सारा कुछ बिगड़ जाता है। और ये मोस्टली वैसे स्टूडेंट्स की भी हम बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी रेडी हैं मेंस के देने के लिए, मतलब उनका आंसर राइटिंग ठीक है, उनका भी गड़बड़ हो जाता है। जिनका गड़बड़ है उनका ठीक तो हो ही नहीं सकता। और कॉन्फिडेंस इस लेवल पे कि हम लिख दिए तो बढ़िया ही है। उसमें कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं, चीज़ों को करते हैं। तो मतलब कहने का कि आंसर राइटिंग मस्ट है। और देखो, जब आंसर राइटिंग जैसे मान लो हम करवा रहे हैं या कोई भी करवा रहा होगा, वहां आप अगर कोई गलती करते तो आप तो बता दोगे सर ये गलती हो गया, नहीं मैं ये सोच रहा था वो लिख दिया, चलो ठीक है, वहां तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ये काम आपके आंसर राइटिंग पेपर पे होगा? आंसर पेपर जो आप लिख के एक बार डाल दोगे, क्या वहां आपको समय मिलेगा या आपको बुलाया जाएगा एक्सक्यूज देने के लिए? तो जवाब है नहीं। और सारा खेल तो आंसर राइटिंग का है, समझिए, सारा खेल आंसर राइटिंग का है। तो आपकी सारी तैयारी धड़ी की धड़ी रह जाएगी यदि आप सही तरीके से अपने आप को या अपने नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर पाए इस तरह के पेपर पे। ये ना टेस्ट ले रहे हैं ना, देखो एस्से, ये एस्से का पेपर है, ठीक है, इसी तरह के पेपर पे टेस्ट हो रहा है। अब इस एस्से में भी जब लाइव टेस्ट होता है तो हालत खराब हो जाती है। खैर वो तो अलग बात है। तो सवाल है कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि आपके सारे नॉलेज को एक्सप्रेस यही करता है, और ये एक्सप्रेशन ही खराब हो जाएगा तो फिर मतलब नहीं बनता। आप मेंस में आंसर राइटिंग के दम पे ही हाई स्कोर कर सकते हैं, और ये हाई स्कोर आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, राइट? अब सवाल ये उठता है कि आंसर राइटिंग इंप्रूव कैसे करें। देखो समय काफी कम है, और आंसर राइटिंग को लेकर कई सारे मिथ है, उसको आप दूर कर लीजिए। ओके, उसको आप दूर कर लें तो बेहतर है। देखो मैंने कई बार बोला है ये बात, ये पहली बार नहीं बोल रहा हूं, कई बार मैंने बोला है। जैसे पहला क्या है, देखो बहुत सारे आंसर लिख लेंगे, सबसे गलत और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना कि बुलडोजर चढ़ा लेना, दोनों बराबर है। बहुत सारा आंसर लिख लेंगे, इसके शिकार तो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं,
और इसमें नए भी हैं और पुराने भी हैं। तो इस गलतफहमी को हटा लीजिए कि आप 200 छोड़ दीजिए ना, 2000 इस आंसर लिख लोगे ना, तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर राइटिंग स्किल पे, यदि आपने उसको इंप्रूव नहीं किया तो। अब एक बात बताओ, आंसर राइटिंग का एक लेवल है, मान लो इस लेवल पे हैं, ठीक है, आपको यहां से सिलेक्शन मिलेगा, आप इस लेवल पे हैं और यहां पे आपको लगता है कि हम यहां 2000 आंसर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, और आप यहां पे हो ना, और आपको लग रहा है कि इसका आंसर राइटिंग बढ़िया नहीं है, मान लो इसका आंसर राइटिंग अच्छा नहीं है, और ये शख्स इस जगह पे 4000 आंसर राइटिंग कर लेगा, तो आप क्या कहेंगे, यार तुम गलत सलत तो आंसर राइटिंग कर रहे हो, इसको 4000 लिख के ही क्या करोगे। उसी तरह से जो यहां पे है वो आपके बारे में कहेगा कि पहले आंसर राइटिंग स्किल तो सीख लो, आंसर राइटिंग लिखना तो सीख लीजिए। आप 400 क्वेश्चन क्यों जमा कर रहे हैं जब वहां क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको पता ही नहीं है, टेल वर्ड्स का इंपॉर्टेंस नहीं पता, तो पहले आंसर राइटिंग इंप्रूव तो कर लीजिए। तो सबसे बड़ी गलती कि बहुत सारे आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा, एकदम ब्लंडर है, टोटल टाइम लॉस है, इसके अलावा कुछ नहीं, लास्ट में ये फ्रस्ट्रेशन देगा, रिजल्ट नहीं। ठीक है, एक तो ये। दूसरा है कि जो मन करता है लिखना है, ठीक है। तीसरा इसी के साथ ऐड कर देते हैं, सब कुछ लिखना। चौथा, प्रश्नों के टेल वर्ड्स और पार्ट का ध्यान नहीं रखना। ये जब हम डिस्कस करेंगे ना, इसी के साथ आपको जवाब भी मिलता चला जाएगा। अब देखो, जो मन करता है वही लिखना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको भाड़ में गया, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हो गया भाड़ में, मतलब ही नहीं है भाई, हमको जो लिखना है वही लिखेंगे। और आपको हमने एग्जांपल दिखा दिया था, हमने लाइव एग्जांपल आपको दिखाया था, क्वेश्चन गया भाड़ में, हम तो वही लिखेंगे जो हमको मन करता है। तो क्वेश्चन गया भाड़ में और हम वही लिखेंगे जो हमको मन करता है, ऐसे में कैसे काम चलेगा, ऐसे में काम नहीं चलेगा, ऐसे में सिर्फ चीजें बिगड़ेंगी और कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहता है ये आपको समझना होगा, और उसको समझने के लिए क्वेश्चन के टेल वर्ड्स को समझना होगा, और सिर्फ टेल वर्ड से काम नहीं चलेगा, आपका क्वेश्चन कितने पार्ट में है इसको भी ध्यान में रखना होगा। हम कई बार टेल वर्ड पे तो काम कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने पार्ट में है इस पे ध्यान नहीं देते, और इसका नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि आपके क्वेश्चन को अगर 3 पार्ट में, 4 में, 5 में, जितने भाग में डिवाइड किया गया, जितना उसके लिए स्कोर है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, उन सेक्शंस पार्ट में। अगर मान लो आपका क्वेश्चन 3 पार्ट में है, आपने 2 पार्ट का बहुत अच्छा जवाब दिया, एक पार्ट को आपने कमजोर कर दिया, उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो उस एक पार्ट का नंबर आपको नहीं मिलेगा या बहुत कम नंबर मिलेगा। तो आपको लगे हमने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन उसके पास मजबूरी है ना, उसको पता है कि मान लीजिए 40 नंबर का सवाल है, और उसको पता है कि एक 10 10 10 और 10 करके 4 सेक्शन है, आपने 2 सेक्शन बहुत बढ़िया लिखा, तो इसमें तो वो 20 नंबर के हिसाब से सवाल दे देगा, और इसको आपने अच्छे से नहीं लिखा तो उसकी मजबूरी है ना, वो 1-2 नंबर करके देगा, क्योंकि आपने उस सेक्शन को पूरा ही नहीं किया। तो उसके हिस्से का जो 10 अंक रखा हुआ है, उस 10 अंक में आपको कैसे नंबर मिलेगा, वो 10 मार्क्स तो उसका बर्बाद हो गया, क्योंकि आपने उसको लिखा ही नहीं ना। जैसे मॉनसून से रिलेटेड क्वेश्चन है पिछले ही साल का, विशेषता और क्या क्या कई सारे डायमेंशन है उसके, सारे सब कुछ ही पूछ दिया है, क्रिया विधि, इंपैक्ट कैसे पड़ता है, विशेषता क्या है, सब। अब सबके लिए उसमें नंबर टूट गया, और नंबर जब टूट गया तो आप सारे सेक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो उस सेक्शन का हिस्से का जो नंबर है वो आपको मिलेगा कैसे। तो एक बहुत ब्लंडर हमने देखा है, वो है इग्नोर करना, पार्ट्स को ही ध्यान नहीं देते। उनको ये समझना होगा कि क्वेश्चंस पार्ट में अगर डिवाइड है तो हमें उसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि हमसे वो डिमांड कर रहा है। दूसरा कि टेल वर्ड्स की बात करते हैं, टेल वर्ड भी गया भाड़ में, ठीक है, हम तो वही लिखेंगे जो हमको मन है, तो टेल वर्ड भी चला जाता है। तो टेल वर्ड को हमको नहीं भेजना है ऐसे, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जो टेल वर्ड है वो आपके क्वेश्चन की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करता है। और अगर टेल वर्ड को आपने नहीं समझा, तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फलाने क्वेश्चंस का वर्णन करें,
और वहीं पे लिखा है आलोचनात्मक वर्णन करें, पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। फिर लिखेगा विश्लेषण करें, कमेंट करें, तो क्वेश्चन का नेचर बदल, आंसर का नेचर बदल जाएगा, क्वेश्चन का नेचर बदल जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आंसर लिखते हैं। टेल वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है, इसको टेल समझ के छोड़ मत देना। पूछी तो है, छोड़ देते हैं नहीं, पूछ अगर छोड़ दिए तो कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। और एक गंदा आदत और है, उसको भी ठीक कर लीजिए। पूछे या ना पूछे, ठीक है, पूछे या ना पूछे, हमें लिखना सब कुछ है, लिख भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, राइट। तो ये एक गड़बड़ है कि पूछा नहीं पूछा हम लिखेंगे। अब पूछ रहा है असहयोग आंदोलन के परिणाम, तो हम कारण भी लिखेंगे। अगर पूछ रहा है मॉनसून की विशेषता, तो मॉनसून की उत्पत्ति को लिखेंगे। माने पूछा जा रहा जैसे हिमालय की उत्पत्ति को बताइए, तो हम प्लेट टेक्टोनिक के सारे थ्योरी को लिख देंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी डाल देंगे। समझ में आ रहा है? तो जो पूछ रहा है उसकी अकॉर्डिंग आंसर को लिखिए, और जितने क्वेश्चंस, जितने वर्ड लिमिट है उसी में लिखिए, प्लस आप फैक्ट्स जरूर ऐड करें, एग्जाम्पल्स जरूर ऐड करें, ठीक है। वर्ड लिमिट का जरूर ध्यान रखें, टेल वर्ड्स का जरूर ध्यान रखें, ये सारी चीजें जरूरी है। वर्ड लिमिट ध्यान रखते समय ना ही बहुत कम लिखें, ना ही बहुत अधिक लिखें। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि बहुत कम लिख देना और सोचना कि बहुत नंबर मिल जाएगा, एकदम सॉलिड कंक्रीट लिखे और बहुत कम लिख दिए, वो भी नहीं, और बहुत अधिक तो नहीं लिखना है। तो उस हिसाब से आपको चीजों को मैनेज करना है। एक एक स्टेप आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके आप उसको इंप्रूव कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एस्से को नहीं छोड़िएगा, जरूरी है, क्योंकि अगर इसको आपने छोड़ दिया ना, ये कमजोर हो गया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम भी निकलेगा और इन सब का आपको फायदा भी होगा।